नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग करेंगे एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन। लखनऊ बनेगा स्काउट गाइड का वैश्विक मंच। 23 से 30 नवंबर तक चलेगा समारोह। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। ई खसरा पड़ताल के साथ होगी किसान रजिस्ट्री। लक्ष्य पूरा करने का आदेश। डीएम करेंगे निगरानी। कृषि विभाग देगा पूरा सहयोग। जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही कठिनाइयों पर रिपोर्ट देगा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। एमबीबीएस में दाखिले के लिए लगाए स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के फर्जी सर्टिफिकेट। 64 अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त। सितंबर से 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। यूपी और बिहार के लोगों की टेंशन होगी दूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। गाजीपुर में सीएम योगी का हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किए जाने की बात सामने आई है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थितियों की जानकारी ली है। बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई। सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हवाई सर्वेक्षण के दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। जिन इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिला, उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से गाजीपुर में हवाई सर्वेक्षण किया गया, खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का, जहां बड़ा नुकसान होने की तस्वीरें सामने आई है। गाजीपुर से ये तस्वीरें हैं। बाढ़ का बड़ा कहर देखने को मिला और प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको बता दें, गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वेक्षण, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। औरैया से खबर है, पुलिस व एसओजी ने नकली डीएपी पर कसा शिकंजा। एडीएम औरैया व जिला कृषि अधिकारी ने की छापेमारी। एक मकान से बरामद हुई करीब सैकड़ों बोरी नकली डीएपी बेचने वाले 3 युवक मौके से गिरफ्तार हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, एक मकान से बरामद हुई करीब सैकड़ों बोरी नकली डीएपी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नकली डीएपी बेचने वाले 3 युवक मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक मकान से बरामद हुई करीब सैकड़ों बोरा नकली डीएपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नकली डीएपी बेचने वाले 3 युवक मौके से गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर जिले में अनाधिकृत और डग्गामार वाहनों का संचालन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी इन वाहनों की वजह से कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आम लोगों की जान तक चली गई। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना परमिट और अनाधिकृत रूप से चल रहे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि आदेशों के बावजूद भी वाहन चालकों के द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नोएडा के बोटानिकल गार्डन जैसे व्यस्त इलाकों से भी बड़ी संख्या में ऐसे डग्गामार वाहन चलाए जा रहे हैं, जिन पर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की कोई नजर नहीं जाती है। भाई पता नहीं मेरे सीनियर। ये हमारे परिवहन मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का या सरकार का जो भी आदेश है, डग्गा मार नाम की कोई शब्दावली नहीं है। ये कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए शब्द हैं। हमारे यहाँ जो होते हैं बिना परमिट के वाहन हो सकते हैं या अनधिकृत संचालन होते हैं। बिना परमिट के या अनधिकृत संचालन, डग्गे मार हमारे एमवी एक्ट में कोई शब्द नहीं है। तो हम लोग जो कार्रवाई करते हैं वो ओवरलोड वाहनों पर करते हैं, बिना परमिट के वाहनों पर करते हैं या कोई भी अनधिकृत संचालन, मतलब जिसके लिए अधिकृत है उससे इतर किसी भी उद्देश्य से संचालन हो रहा है, जिसको हम लोग अनधिकृत संचालन करते हैं लीगल भाषा में। बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जो है डग्गा मार वाहनों का संचालन किया जाता है। वहीं मैं अपने पीछे दिखा सकता हूँ कि एक इको गाड़ी खड़ी है, जिसकी कंडीशन क्या है। इस कंडीशन में भी इन गाड़ियों को चलाया जाता है और बताया जाता है कि करीब 5 सवारी की क्षमता होने के बावजूद भी 15 सवारियां भर के ये ग्रेटर नोएडा परी चौक के लिए जाती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से मेट्रो से आने वाली सवारियां, जो मेट्रो बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवारियां निकलती हैं। वहीं डग्गा मार बसों या डग्गा मार वाहनों को लेकर के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सख्त निर्देश है कि डग्गा मार वाहन रोड पे दिखाई न दें, अधिकारी उन पे कार्रवाई करें। लेकिन वहीं नोएडा के जो है अधिकारी हैं, चाहे वो आरटीओ विभाग के हों या ट्रैफिक विभाग के हों, वो उनके संरक्षण में ये जो नोएडा बोटानिकल गार्डन से इको वैन करीब सैकड़ों की तादाद में रोज संचालित की जाती हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों द्वारा अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नोएडा से अशोक दुबे के न्यूज़ इंडिया। उन्नाव हादसे के बाद में डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश थे कि अगर डग्गा मार वाहन अगर रोड पे दिखते हैं तो बड़े अधिकारियों पे गाज गिरेगी। लेकिन ताज़ा मामला नोएडा बोटानिकल गार्डन का है, जहां पे आपको दिखा सकता हूं कि ये डग्गा मार इको वैन है, जिसमें करीब यहाँ से सैकड़ों की तादाद में यहाँ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक चलती हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 20 सवारियाँ एक डग्गा मार वाहनों में भरी जाती हैं और इससे पहले भी कई बार इन वाहनों से हादसे हो चुके हैं। तो आप इनकी कंडीशन देखा जा सकता है कि इन डग्गा मार वाहनों पे ना कोई इनकी परमिट है और ना कोई इनका जो है इनका फिटनेस है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से सैकड़ों की तादाद में नोएडा बोटानिकल गार्डन से परी चौक के लिए डग्गा मार वाहन भरे जाते हैं। वहीं हमारे साथ कुछ सवारियाँ हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या है और कितना किराया लेते हैं और कैसे ये लोग ग्रेटर नोएडा को जाते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जा। किस गाड़ी से जा रहे हैं सर? और कितना किराया देते हैं आप लोग वहाँ तक जाने के लिए? सर मैं इको से जाता हूँ, 70-80 रुपये लेते हैं एक से। तो और सवारियाँ हम दिक्कत बहुत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसमें 4-5 सवारी अलाउ होती है, 20-20, 18-18, 22-22 सवारी भरते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। लंबा रूट है, आदमी बैठने में परेशान होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र, कहाँ जा रहे हैं आप और कितना किराया देके जाते हैं? कितनी सवारियाँ भरी जाती हैं? बोटानिकल से गलगोटिया जाते हैं, 5 सवारी की क्षमता है, 12 सवारी 14 सवारी लेके जाते हैं, किराया लेते हैं। आप लोग कभी इसका विरोध किए? विरोध कई बार कोई सुनवाई नहीं होती। गाड़ी मालिकों द्वारा क्या कहा जाता है आपके साथ? मालिकों से कोई संपर्क नहीं है, सुनवाई कोई होती नहीं है, वैसे करते हैं। कई बार इनसे हादसा भी हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इको वैन खड़ी हुई है और इसमें जो सवारियाँ हैं वो बता रही 5 सवारियों की क्षमता होने के बावजूद भी ये 20-20 सवारियाँ, 15-15 सवारियाँ भर करके
जो ग्रेटर नोएडा को जाते हैं। पहले भी इनसे कई बार हादसे हो चुके हैं, खबर भी चली है, लेकिन वहीं नोएडा के जो अधिकारी हैं या नोएडा का ट्रैफिक विभाग है या नोएडा का आरटीओ है, वो आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है इको वैन यहाँ से भरी जाती हैं। वहीं इनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाती है। नोएडा से अशोक दुबे, के न्यूज। अगली खबर है जालौन से, जहां पर कोतवाली जालौन पर सूचना मिली कि जालौन से कूंच जाने वाले रास्ते पर खुजली वाली कुइयां में एक व्यक्ति का शव मिला है और उक्त सूचना पर जालौन पुलिस व क्षेत्राधिकारी के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को बाहर निकलवाया और जांच पड़ताल शुरू की गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कुइयां में स्नान करने से चर्मरोग ठीक हो जाने की मान्यता है। फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। जालौन कोतवाली का सूचना आई थी कि जालौन से कोच जाने वाले रास्ते पर खुजली वाली कुइयां में एक शव पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर कोतवाली जालौन पुलिस, फील्ड यूनिट टीम तथा मैं पहुंचा। शव को कुइयां से बाहर निकाला गया तथा वहां पर मौजूद आदमियों से पहचान कराई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इस कुइयां की ऐसी मान्यता है कि जिसके चर्म रोग होता है उसमें स्नान करते हैं, स्नान करने से ठीक हो जाता है। शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। शव का फील्ड यूनिट द्वारा एफएसएल की कार्रवाई एवं पंचनामा की कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट जनपद में पशु तस्कर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जो मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिस पर पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एसओजी पुलिस टीम ने एक सिपाही को भी गोली लग गई। जो सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मानिकपुर में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। अन्य भागी बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस जंगल में सर्चिंग अभियान चला रही है। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के कालीघाटी के पास का है, जहां रात में पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ पशु जंगल से भैंस चोरी कर पशु तस्करों के द्वारा जंगल से भैंस चुराकर एक जगह पर एकत्रित किया गया है। रात में सभी पशुओं को गाड़ी में भरकर ले जाएंगे, जिस पर मानिकपुर कोतवाली, भरतकूप और एसओजी पुलिस टीम को बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाया गया। तभी रात में एक कार से बदमाश i20 कार से आए, जिनकी घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया है, जिस पर एसओजी के एक सिपाही ज्ञानेश मिश्रा को गोली भी लग गई, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अभी 315 बोर का एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना थी कि आज कुछ पशु चोर मानिकपुर क्षेत्र में इनके साथियों ने कुछ चोरियां की हैं और कुछ जंगल से जो अड़ार वगैरह भैंसें होती हैं वहाँ से इकट्ठा की हैं, जिनको उठाने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पे मानिकपुर और उसके आसपास के थानों की फोर्स कुछ सादे कपड़ों में, कुछ वर्दी में लगाई गई थी। अचानक रात बीतने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक चोरी की सूचना आती है कि उनके जानवर खुल गए। इस नाते इस इलाके की जब घेराबंदी की तो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे होंगे एक डीसीएम है जिसमें ये जानवर लाते हैं, और मेरे एक पीछे कार है जिसके माध्यम से ये रेकी करते हैं या फिर उसको स्कॉट करते हुए लेके आगे बढ़ते हैं।
दिवस के मौके पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर एवं जोनल ऑफिस कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साल की थीम हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान के अनुरूप कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने खेल प्रतियोगिताओं और स्वास्थ्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। संतुलित बनना है, शारीरिक रूप से, मन से और इमोशन से, तीनों को अपने को बैलेंस करना है। अमेरिका के द्वारा भारतीय और लेदर प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का सीधा असर अब कानपुर और उन्नाव की लेदर इंडस्ट्री पर दिखाई देने लगा है। यहां से हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए के पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल, सैडलरी और स्पोर्ट्स आइटम अमेरिका को निर्यात किए जाते थे, लेकिन टैरिफ के बाद अमेरिकी खरीदारों ने भारतीय लेदर प्रोडक्ट्स की खरीद पूरी तरीके से रोक दी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कानपुर और उन्नाव के सैकड़ों छोटे बड़े कारखानों में उत्पादन लगभग आधा रह गया है। कई फैक्ट्रियों में तो मजदूरों की छंटनी शुरू हो गई है और काम करने वालों को भी कम मजदूरी मिल रही है। करीब 10 लाख लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिन पर रोजगार संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मजदूरों में यह डर साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे उनकी मजदूरी कम होगी या फिर रोजगार ही हाथ से निकल सकता है। कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका को निर्यात के लिए पहले से तैयार किए गए उत्पाद भी स्टॉक कर रखे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अमेरिका पर ही सबसे ज्यादा निर्भरता रही है। ऐसे में कारोबार का लगभग 50% हिस्सा अचानक ठप हो गया। एक्सपोर्ट्स और उद्योग से जुड़े लोगों का यह कहना है कि भारत सरकार के सहयोग से यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है और इसमें वक्त लगेगा। तब तक कानपुर और उन्नाव की लेदर इंडस्ट्री को बड़ा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फैक्ट्री का प्रोडक्शन आधा हो चुका हमारा, लेबरों की कमी करते जा रहे हैं हम लोग। इन फ्यूचर हो सकता है फैक्ट्री बंद नहीं करनी पड़े हमको। जो करीब 500 लेबर हमारा काम करती थी, आज की डेट में 1.5-2 आदमी बचे हैं। वो भी आगे हो सकता है हमें वो भी हटाने पड़े हमको, जैसे जैसा हमारे पास। उत्पादन प्रोडक्शन हमारा कम होता जा रहा है ना भाई, इतना महंगा कास्ट लिए हम बेच नहीं पाएंगे। सस्ते आइटम बनाते हैं हम लोग, अब उतना कास्ट में बेच नहीं पाएंगे तो जाहिर बात है काम बंद करना पड़ेगा हमको। मैं नाज लेदर में काम करता हूँ पिछले 4 साल से। बहुत ज्यादा, जब काम ही नहीं होगा तो हटा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब माल जाएगा नहीं, अमेरिका लेगा नहीं, कोई देश मेरा माल लेगा नहीं, तो कारीगर कहाँ जाएंगे? जब कंपनी में काम ही नहीं होगा, लेबर नहीं आएगी, कारीगर नहीं आएंगे, तो क्या होगा? बिल्कुल होगा। हमारे परिवार में 7 लोग हैं और मैं कमाता हूँ अच्छा खासा। पहले कमाता था मैं, मतलब योगी सरकार से पहले 2014 से पहले बहुत अच्छी आमदनी थी। चमड़ा लाइन का व्यापार जो हम लोग, मेरा कानपुर है, मतलब ऊंचे स्टेटों में लिया जाता था। अमेरिका ने भारत के ऊपर
30% और फिर बाद में 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद कानपुर शहर को जो लेदर का हब माना जाता था, खासा असर देखने को मिल रहा है। लेदर इंडस्ट्री में जो लोग कर्मचारी काम करते थे वो हम आपको दिखा दें, उनकी संख्या जो है कम हो चुकी है। यहाँ पर हम एक लेदर इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं और आपको दिखा दें जो मशीनें हैं जहां पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, अब नाम मात्र के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। बाकायदे यहाँ पर जो मशीनें हैं वो आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से टैरिफ जो है बढ़ा दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि लगभग 2000 करोड़ का जो उत्पादन करता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था अमेरिका को, वो अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है। बंद होने के बावजूद 2000 करोड़ का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। बाकायदे इस समय जो है हम एक लेदर इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं और बाकायदे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को घटा दिया गया है। बाकायदे देखिए किस तरीके से यहाँ पर लेदर का जो उत्पादन है वो किया जाता था, जूते बनाए जाते हैं, जूते की ये फैक्ट्री है और यहाँ पर कर्मचारी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ दर्जनों की संख्या में कर्मचारी हैं। और यहाँ पर कर्मचारियों को लेकर कितना, क्योंकि कहा जाता था कि इन सभी को रोजगार मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन लोगों के रोजगार पर संकट मंडराने लगा है। और ऐसे में जो चर्म निर्यात के जो पूर्व चेयरमैन हैं जावेद इकबाल जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से टैरिफ लगा दिया गया है उससे कितना नुकसान हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मैं जावेद इकबाल। अमेरिका का जो सेंट्रल रीजन कानपुर और उन्नाव है, इससे करीब 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट था लेदर एंड एलाइड प्रोडक्ट का, वो पूरा असर पड़ गया है और वो पूरा काम रुका हुआ है। रोजगार लोगों को मिल जाता था, अब कहीं ना कहीं इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। कर्मचारी कम हो चुके हैं, उत्पादन अब कम हो चुका है, और क्या क्या दिक्कतें आ रही? देखिए, अब जो हो गया तो देश के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। ये तो हमारी सरकार की गलती नहीं है, इसमें अमेरिका ने भारत पर टैक्स 50% लगा दिया है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, अगर वो भारत के साथ साथ सब कंट्रियों को 50% लगाते तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी क्या, दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट सस्ता हो गया, हमारा महंगा हो गया, तो बायर जो है उसको फिजिबल ही नहीं होगा महंगे दामों में लेने में। तो अभी हम लोग की CLE की मीटिंग हुई है जिसमें हम नए बाजार तलाशने की बात हुई है। अफ्रीका और रशिया पे हम लोग फोकस करेंगे, बट ये काम रातों रात नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। वहाँ भी कोई पहले से पेनिट्रेट किया हुआ है, अब वहाँ उस मार्केट में हम लोग पेनिट्रेट करेंगे। ऐसे काफी सामान है जो स्टॉक में है और उसके साथ साथ अब कर्मचारियों को भी हटाया जा रहा है। देखिए, जो बने हुआ माल है, सबसे बड़ा चिंता का विषय वही है कि ना वो 50% का लोड हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मेरा खरीदार बर्दाश्त सकता है। देखिए, अब इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि आगे क्या होता है। बायरों से बात चल रही है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके इसको तो निकाला ही जाएगा। और जो कर्मचारी हैं उनको भी संख्या घटाई जा रही है। कर्मचारी देखिए, जब हमारे पास काम नहीं होगा तो हम कब तक बैठाल करके देंगे, तो फॉर द टाइम बीइंग तो अभी कम किया जा रहा। देखिए, कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ाने के बाद जो है वो स्थिति गंभीर होती जा रही है, लेकिन ऐसे में जो उद्योगपति हैं या फिर जो सरकार है भारत की, वो लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से ये जो चुनौतियां आई हैं, जिस तरीके से टैक्स लगाया गया है, उसके बाद इस संकट की घड़ी से कैसे निकला जाए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर इटावा से है, जहां पर एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में इटावा पुलिस का विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सुबह फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस एसओजी प्रभारी वेचन सिंह और सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी की संयुक्त टीम ने एक शातिर बदमाश तनुज वर्मा उर्फ शक्ति को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी तनुज वर्मा पथराव और फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिन पूर्व नवयुवकों के 2 पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसमें पूर्व में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी घटना में संलिप्त एक और अभियुक्त तनुज उर्फ शक्ति को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और काफी कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय